हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये एमपी टेट प्री वर्ग एक का जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है। ये दिसंबर में, जैसे अभी हमें नोटिफिकेशन से पता चला है कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है प्री का। और जैसे एमपी टेट 2 मतलब है ना, वर्ग 2 का जो कि रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो अभी नहीं आया है, और वर्ग 3 का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, इतना हम सभी को पता है। इसीलिए जो लोग एम पी टेट दो मतलब 2 या वर्ग 2 की तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और यदि उनका रिज़ल्ट नहीं आया है और यदि आप एम पी टेट वर्ग 1 के लिए अवेलेबल हैं तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब सवाल ये उठता है, आखिर हम ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और हम बहुत कम समय में किस तरीके से हम बुक से क्या पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। और जैसे कि आप दिख रहे हो कि ये 2018 की बुक है। जब मैंने इसका 2018 में एग्ज़ाम दिया था तब की मेरे पास ये बुक है। इसके एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए, इस बुक में से क्या क्या पढ़ना चाहिए, और इस बुक में से कहाँ तक क्या आता है। और ग्रामर के लिए जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल जो क्लास है उसकी बुक्स है, तो क्या हमें ये पढ़ना चाहिए या ग्रामर के लिए हमें कुछ और पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं हूँ नविता। एम पी टेट 2 की मैंने एग्ज़ाम दिया था और अब मैं एम पी टेट प्री का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि बात हम पहले ग्रामर की कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी एग्ज़ाम जब हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल का पढ़ लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ते, जिसके कारण क्या होता है, जो एक टीचिंग एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें हमारी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस उसमें हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। तो जब हमें बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आप ये सोचिए ना कि हम बच्चों को क्या नॉलेज देंगे। यदि सपोज करो हम भाषा ही ले लेते हैं, अगर हम भाषा को बेसिक लेवल से नहीं जानेंगे तो आप ये बताइए, अगर आपने भाषा के जो मेन पॉइंट हैं वो आपने पढ़ लिए, जैसे कि ये हिंदी भाषा है ना। अगर आप किसी और बड़ी बुक को लेते हैं, आपने उसके मतलब है ना, कहा जाएगा जैसे टॉपिक वाइज है ना, पी वाई क्यू सॉल्व कर लिए है ना, टिक द करेक्ट चूज़ कर लिए, और आपने इस बेसिक पैटर्न को नहीं पढ़ा। और उसमें क्या होगा, जब हम टिक द करेक्ट करते हैं, और जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होता है, बुक्स ले आते हैं और उसमें उसके टिक लगाना स्टार्ट करते हैं। अब वो टिक लगाने पर उनको क्या होता है, 4-5 बार जब उस चीज़ का रिवीजन करते हैं तो उनको उसके आंसर लर्न हो जाते हैं। और यदि उससे हटकर अगर कोई मतलब बेसिक चीज़ से जुड़ा हुआ आंसर आता है, वहीं हमारा क्वेश्चन फ्लॉप हो जाता है, हम आंसर नहीं दे पाते। और फिर हम बोलते हैं अरे एग्ज़ाम तो बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ आया था। पेपर टफ नहीं आता है। किसी भी एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल है वो हमेशा हमारी पोजीशन क्या है, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आता है। यदि हम टीचर बन रहे हैं और वो भी टीजीटी पीजीटी मिडिल और सीनियर क्लासेस के लिए, तो हमको बेसिक चीज़ों को पढ़ना बहुत कंपलसरी है। और यही बच्चे अक्सर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, पी वाई क्यू ले आए और बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स ले आए और उन्होंने मेन टॉपिक को कवर किया, और हमारा टॉपिक को, यही सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। आपको सबसे पहले ये नहीं देखना कि हम किस राइटर की बुक लें। आप कोई भी बुक उठाइए। अब देखिए, जैसे कि ये बहुत ही पुरानी, जैसे कि मैंने टीचिंग की उसकी बुक है, और आप यकीन मानिए कि जैसे मैं इसमें से पढ़ती हूँ ना, तो देखो, भाषा व्याकरण आपको दिख रहा है, हिंदी भाषा, वर्ण विचार, इसमें सारे टॉपिक क्लियर हैं जो 8th क्लास में भी पढ़ सकते हैं और हम 12th में भी पढ़ सकते हैं। और इसमें वो सब कुछ दिया है। जब मैंने इसको पढ़ा, जो मैंने पी वाई क्यू सॉल्व किए थे एम पी टेट 2 में, है ना, इसीलिए मैंने अब इस बुक को उठाया है और इसमें सब कुछ दिया है।
ऐसा नहीं है कि इसमें हल्का हल्का, इसमें वो सारी चीज़ नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जो बच्चे इन बुकों को पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो PYQ पर जाते हैं, वो सक्सेस उनको बहुत इजीली मिल जाती है। अब देखिए आप, जैसे कि इसका ये भाषा वाला चैप्टर है, देखिए ये भाषा और व्याकरण का चैप्टर है। अब इसमें भाषा दी है ना, इसके 2 भाषा के रूप दिए हैं आपको, अगर दिखाई दे रहा है। उसके बाद बोली, उपभाषा, ये सब कुछ करने के बाद अब इसमें आ जाती हैं सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े से पास से दिखाऊंगी। देखिए भाषा शब्द दिख रहा है आपको, जैसे कि भाषा शब्द की निष्पत्ति किस धातु से हुई है, सारे इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद, भाषा के कितने अंग हैं, भाषा में परिवर्तन क्यों आ जाता है, भाषा में बोली से आप क्या समझते हैं, बोली उपभाषा में क्या अंतर है, भाषा का मूल रूप क्या है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा करके, है ना। और सोचो कितने कितने सारे 16 क्वेश्चन हैं। देखिए ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है, देखो दक्षिण उर्दू की लिपि का क्या नाम है। अब सोचिए बस यही होता है। हम क्या करते हैं, आपको जो लोग हिंदी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जिन्होंने इसकी तैयारी की होगी, वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कि यही सारे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, PYQ हम बुक लेकर आते हैं, उसमें हमको मिलते हैं और हम टिक के थ्रू याद करते हैं और हम बेसिक चीज़ें समझ नहीं पाते। बस यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट हो आपका कोई भी, आपको सबसे पहले जो बेसिक बुक होती हैं, बेशक वो किसी भी राइटर की है, आप उसको उठाइए, उसको पहले पढ़िए, उसकी बारीकी को समझिए। उसके बाद आप PYQ पर या किसी अच्छे राइटर की या एग्ज़ाम पैटर्न की बुक पर जाइए। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने ग्रामर बेस का एक पैटर्न समझा दिया। अब मैं चलती हूँ आपको इस टाइप की जो साहित्य लेवल की बुक होती है, हमें इससे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। उस समय भी जब मैंने ली थी तो मैंने इससे नहीं पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। मैं शौक में लेकर आई थी, बट मैंने इससे एक क्वेश्चन नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो इस टाइप की जो बुक्स होती हैं ना, इसमें ये लोग क्या करते हैं, आपको उतना ही टॉपिक एरिया कवर करते हैं। जैसे उन्होंने उस समय ही करंट अफेयर्स वगैरह आ रहा था, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है। अब हमारा क्या होगा कि जैसे कि हमारा जो साहित्य का पोर्शन है, वो शायद जो हमारा ग्रामर पोर्शन है और प्लस उसमें कुछ 50% साहित्य, वो आई थिंक प्री में आएगा 120 मार्क्स में। और जैसा कि अभी 2023 में हुआ था, उसका पैटर्न बता रही हूँ। और जो मेंस है उसमें अपना 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें हमें साहित्य का तो 20% आता है, अदरवाइज साहित्य बिल्कुल नहीं पूछा जाता। उसमें आपको चैप्टर्स आते हैं। आपको जैसे हमारे MP टेट का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल 60 चैप्टर थे और 60 चैप्टर्स अलग अलग थे और उनके अलग अलग राइटर थे। मीन 60 चैप्टर और 60 राइटर। अब उन राइटर्स का आपको जीवन परिचय, कविताएं, लेख, मतलब रेखा चित्र, मतलब ऑटोमेटिक सोचो कितना लंबा सिलेबस हो गया है। अब हमारे इस एग्ज़ाम सिलेबस का पैटर्न ये हो चुका है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा। तो अब ये एग्ज़ाम, अब इस बुक के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं होगा, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ना तो मैंने MP टेट 2 में ही बुक्स खरीदी थी, बिना बुक के मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, और आगे भी मैं MP टेट 1 के लिए बुक नहीं लेने वाली, मैं आपको चीज़ बता दूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़कर स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ नोट्स मेरे MP वर्ग 2 के रखे हुए हैं, MP टेट वर्ग 2 के बने हुए रखे हैं, और पहले मैं उसी को अच्छे से पुटअप करूँगी, उसके बाद फिर मैं लास्ट में PYQ किसी भी टीचर्स के लगाऊंगी, है ना। और जो बुक्स वगैरह होती हैं NCERT को, उसको अच्छे से फुली कवर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे कि अब ये है ना, अब जैसे इसमें प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक आ गए। अब आप ये देखिए कि इसमें मूविंग ऑन, अब ये कौन सी पुस्तक है, किस ईयर की है, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ मैन पढ़ लिया। अब यदि इसमें मूविंग फॉरवर्ड के अंदर की कोई चीज़ आ गई, सपोज दैट, आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। और आप जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम में 25%
क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टोटल ही जिन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टडी की है उनको पता होगा, और जो कोचिंग के सहारे या इस टाइप की बुकों के सहारे रहते हैं ना वो बस यहीं रुक जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारे इतने मार्क्स आ पाए, हम बिल्कुल सिलेक्शन के पास होते होते रुक गए। बस यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम इन बुकों के सहारे रह कर के और सिर्फ मेन चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अब देखिए जैसे कि अब जैसे लोक संस्कृति है, मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे देखिए अब इसमें ये दिया है, आपको दिख रहा है वृह गायन। अब जी जैसे इसमें जी दिया तो है वृह गायन, आपको पता है ये जब अब जी बस उन्होंने क्या शॉर्ट में दे दिए हैं। अब भैया ये वृह गायन किस उसका है ना, किस काल का है हमको नहीं पता ना। अब जैसे ढोला मारू गीत, अब जिस व्यक्ति ने पढ़ा होगा उसको तो पता है कि ढोला मारू गीत आदि काल का है ना, और ये रासो साहित्य का है। बट जिसने नहीं पढ़ा उसके तो सिर के ऊपर जाएगा ना। अगर ये ढोला मारू गीत आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है, अब इसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा कि ये आदिकाल का है। देखो इसको पढ़ो, इसको देखो जी लिखा है मालवा निवाड़ तथा बुंदेलखंड में ढोला मारू गीत का गायन रात के समय नाटक के साथ साथ किया जाता है, और विषय वस्तु ढोला मारू की प्रेम कथा का गायन किया गया है। गायन शैली उच्च स्वर सहित लोक गायन शैली, इतना दिया है। अब बस बच्चे क्या करते हैं, आपने ये बुक पूरी रट ली, बस उसने ये नहीं बताया कि ये किस काल में लिखा गया है, किस उसका है। और अगर ये पूछ लिया कि ढोला मारूदा गीत किसका है, बस वही बच्चे अब बोलोगे हम तो ये तो उस बुक में ही नहीं था। तो ये होता है जब तक आप बेसिक चीज़ों को लेकर नहीं चलोगे। इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप ये बुक्स परचेस ना करें। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं आप 6 to 12 NCERT की बुक्स लीजिए, और जो आपको साहित्य लेवल पढ़ना है तो आप अपना सिलेबस रखिए अपने साथ में, और उसको उसके अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाइए और फिर आप स्टडी को कवर कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एमपी टेट से रिलेटिव। यदि आप जानना चाहते हैं कि अब मेरे जो नोट्स हैं वो किस लेवल के हैं, मैं किस तरीके से करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपनी एमपी टेट प्री की जर्नी आपसे शेयर करती रहूँगी, और मेरे कौन से नोट्स हैं और मैं किस तरीके से उन नोट्सों से शॉर्ट्स बना करके स्टडी करती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के साथ स्टडी को कवर कर पाए। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं